नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की बात आप देख रहे हैं और आप सबका बहुत स्वागत है। एक बेहद अहम विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। प्रदेश में हाथियों का जो बेहद शांत और समझदार प्राणी है, लेकिन इसका आतंक इन दिनों चर्चा में है, खबरों में है। दिनों दिन ये आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले सरगुजा तक सीमित रहे हाथी अब राज्य के तकरीबन हर इलाके में अपनी धमक का एहसास करा रहे हैं। फसलों का नुकसान करने के साथ साथ वो गांव वालों की जान तक ले रहे हैं। दूसरी तरफ हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष में सबसे ताकतवर जीव असमय मारा जा रहा है। जाहिर तौर पर इंसान और हाथी का बढ़ता टकराव किसी के लिए अच्छा नहीं। सवाल ये उठता है कि सालों से सुनते आए योजनाओं पर हो रहे काम, नए प्रोजेक्ट्स और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इन सब के बावजूद ये संघर्ष थमता क्यों नहीं। इस पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट दे है, वो देख लीजिए पहले। इन सब की वजह बन रहे हैं हाथी। इनके रास्ते में जो कुछ आया सब जमींदोज हो गया। न इंसानी बस्तियां टिकी, न टिक पाए इंसान। जी हां, मदमस्त हाथियों ने छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रखा है। इनके गुस्से का कहर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 5 साल पहले तक कोरबा, कोरिया, रायगढ़, जशपुर और सरगुजा के कुछ वन क्षेत्रों में सिमटे हाथी अब महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद और राजधानी रायपुर तक आ धमके हैं। जानकारों के मुताबिक जंगलों का कटाव, खदानों में ब्लास्ट और रिहायशी इलाकों का बेहिसाब, बेतरतीब तरीके से बढ़ना इसकी प्रमुख वजह है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इसकी वजह से हाथी और इंसानों के बीच का संघर्ष इससे काफी बढ़ गया है और इस लड़ाई में कभी हाथी तो कभी इंसान की जान जाती है। कोरिया की ही बात कर लें। 45 हाथियों का दल 3 दिन से यहां आतंक मचा रखा है। हाथियों के दल ने न केवल घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि मुगुम इलाके में 2 मवेशियों को भी मार डाला, जिसके बाद ग्रामीण दहशत में हैं। इधर बालोद जिले में हाथियों का एक दल ने डेरा जमा रखा है। दिन में तो ये जंगल में रहते हैं, लेकिन शाम होते ही गांव का रुख करते हैं। वन विभाग निगरानी बनाए हुए है, लेकिन हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। तालाब है, वहाँ पर हाथी लोग पानी पीने आए थे और बहुत तोड़ फोड़ किए हैं, घर का बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं। मवेशी तो बहुत करीबन 8-10 तो पहुँचे गए होंगे, गाय बैल भैंस करके, और बकरियों को भी मारे। रात को हम लोग ऐसा बिताते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है। अपना घर छोड़ करके ही भाग जाते हैं दूर, कोई गहरा बस्ती की तरफ। ऐसे छिपा छिपा करके रहते हैं। महासमुंद जिले में भी हाथियों का आतंक थम नहीं रहा। बीते 5 सालों में हाथियों ने लगभग 1.5 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतारा है। वैसे छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या से निपटने वन विभाग ने ढेरों उपाय किए। मशाल से लेकर हुल्ला पार्टी या सोलर फेंसिंग से हाथी कॉरिडोर तक, पर अब तक इनमें से कोई उपाय काम नहीं किया है। इतना ही नहीं, कुमकी हाथियों पर लाखों खर्च के बावजूद हाथियों को रहवासी इलाके में आने से रोक नहीं पाया। लेकिन इन्हें लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई। ना तो हाथी से मानव को बचा पा रहे हैं, ना मानव से हाथी को बचा पा रहे हैं। और जो फसल की भी जो क्षति हो रही है, उसको भी रोक पाने में ये सरकार असफल रही है। हाथी, मनुष्य और फसल, पूरे चौपट जो हो रही है, इसका कोई दोषी है तो ये सरकार है, जिसके कारण में लगातार मामला बनते जा रही है। माननीय वन मंत्री जी ने इसमें काफ़ी विस्तृत समीक्षा की है। मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग की बड़ी समीक्षा की है और जिस तरीके से जो लेमरू कॉरिडोर है, उसके बाद भी और जहाँ भी सुरक्षात्मक व्यवस्था और उपाय किए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंसान और हाथियों के संघर्ष में केवल इंसानों की जान गई। इस लड़ाई में सबसे ताकतवर जीव को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हाथियों के नाम पर सभी सरकारों ने वक्त वक्त पर वायदे किए, योजनाओं का ढिंढोरा पीटा, लेकिन समस्या बद से बदतर होती गई। सवाल ये, क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है?
क्या ऐसे ही असमय इंसान और हाथी आपस में टकराकर मारे जाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गजराज का गुस्सा क्यों है? गजराज के लिए बनाए गए तमाम प्रोजेक्ट्स आखिर अब तक रंग क्यों नहीं ला पाए? क्यों असर नहीं दिखा पाए? क्यों ये संघर्ष टलता नहीं है बल्कि साल दर साल बढ़ता फैलता दिखता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। अमलेंदु मिश्रा साहब हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। नमस्कार मिश्रा साहब, स्वागत है आपका इस मंच पर। श्रीचंद सुंदरानी जी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सक्रिय नेता हैं, राजनेता हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सक्रिय और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। नमस्कार आपको, आप सबका इस मंच पर स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा साहब, ये सीधा सवाल है, एक नहीं कई प्रोजेक्ट्स हैं, काम करते करते कई बार जब हमको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो एक सीधा सा जवाब मिलता है कि अमुक प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन ये काम कब पूरा होता है और इसका क्या और कितना असर होता है ये समझ में नहीं आता। क्या वजह आप इसकी पाते हैं? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसको थोड़ा और अधिक समझने की जरूरत है। प्रोजेक्ट क्यों और किस लेवल पे है ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा, ये वन विभाग के आला अधिकारी बता पाएंगे इसे स्पष्ट तौर पे। लेकिन जो हाथियों का दल गांव की ओर या शहर की ओर बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ वन क्षेत्र लगातार घट रहे हैं और गांव या मानवीय हस्तक्षेप लगातार जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जब लगातार हस्तक्षेप बढ़ता रहेगा तो जो इतना विशाल का जीव है, जो इसी पृथ्वी का करोड़ों वर्षों से निवासी है, जो इसका रास्ता है, पिछले 200 साल पहले का इतिहास आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हाथियों का आवागमन बना हुआ था। ये वही रास्ता है, उसी रास्ते पे वो आना जाना चाहते हैं जहां आज गांव है या वन अधिकार के तहत लोगों को पट्टा मिल गया। तो जब हम इस तरह की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहेंगे या हस्तक्षेप लगातार बढ़ाते रहेंगे तो ये मानवीय हस्तक्षेप होने के कारण आपस का संघर्ष बढ़ेगा और हाथियों का दल बार बार हमारे ही क्षेत्रों में आता रहेगा। एक एलिफेंट कॉरिडोर की बात सुनते सुनते भी कई दशक पहले अगर कोई योजना शुरुआत में छोटे तौर पर होगी तो आज बढ़ते बढ़ते उसका दायरा काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन ना तो वो कॉरिडोर सामने आ पाया, ना उस कॉरिडोर के लाभ दिख पाए। उस कॉरिडोर के रास्ते में क्या समस्याएं हैं, इस पर हम एक नहीं कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन क्या वजह आप पाते हैं कि ये कॉरिडोर अब तक आकार नहीं ले पाए? नहीं, देखिए, कॉरिडोर तो है, स्पष्ट रूप से कॉरिडोर है, लेकिन लगातार मानवीय हस्तक्षेप होने के कारण हाथियों का रास्ता बदल रहा है। या कहें कि जब वो कोई दल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाता है तो उसको बहुत तरह के लोग उसके रास्ते को बदल देना चाहते हैं। सबको लगता है कि हमारे क्षेत्र में हाथी ना आए, तो वो हाथी कहाँ जाए, किन क्षेत्रों में जाए? उसका जो एक अपना गलियारा है, जो अपना एक रास्ता है जिस पर वो जाना चाहता है, जहाँ वो रुकना चाहता है, जो उसका अपना एक होम रेंज जो बनाना चाहता है, तो हम उसको डाइवर्ट करते करते इतना अधिक डाइवर्ट कर दिए हैं कि उसका होम रेंज बहुत बुरी तरीके से बिखर गया और बिखरने के बाद ये हमारा संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जो कॉरिडोर की बात, वो कॉरिडोर पूरी तरह से सक्सेस इसी कारण नहीं हो पा रहा है कि जब हम किसी एक रास्ते पे हाथी को ले जाना चाहते हैं या हाथी जाना चाहता है तो उस रास्ते की लगातार बैरिकेडिंग हो रही है और बैरिकेडिंग अगर लगातार होती रहेगी तो डाइवर्ट होते होते एक ऐसे नए नए क्षेत्रों की ओर चला जाएगा जहां के लोग बिल्कुल अननोन हो, न वो हाथी को जानते हैं, न हाथी आदमियों को जानते हैं। आप अभी देखेंगे कि बालोद हाथी चला गया पहली बार, बालोद के डोंडी रेंज में है, वहां से वो भानु प्रतापपुर की ओर जाना चाह रहा है, इसके पहले हाथी कभी नहीं गया। तो ये उसी का परिणाम है कि हम उसको नए नए दिशा की ओर भटकाते जा रहे हैं और हाथी अगर भटकता ही रहेगा, कहीं रुकेगा ही नहीं, कहीं उसको भोजन ही नहीं मिलेगा, पानी ही नहीं मिलेगा, उसको रुकने के लिए कोई शेल्टर ही नहीं मिलेगा, वो तब आक्रोशित होता है और आक्रोश का ही परिणाम होता है कि मानवीय क्षति होती है जी। तो इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है जी। और जब तक हम इसको बहुत गंभीरता से नहीं समझेंगे और इसी तरह का हम प्रयोग ही करते रहेंगे
तो किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। जी चलिए, एक समाधान की तरफ भी हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारे साथ में दोनों तरफ से नेता जुड़े हुए हैं, उनका भी मत जान लें। रमेश वर्ल्यानी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कई बार जब कभी हमने हाथियों के प्रोजेक्ट्स पर या हाथियों की स्थिति पर, उनके संघर्ष के ऊपर बातचीत की है मानवों के साथ, तो कई सारी डिबेट्स में आप भी रहे। जब आप विपक्ष में थे तो लगातार ये कहा करते थे कि सत्ता पक्ष की दूरदर्शिता में या प्लानिंग में कुछ कमी है। अब आपकी बारी है, लेकिन स्थिति में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं दिखता। कौन जिम्मेदार? नहीं, ये पुनीत जी, आपने बात सही है कि मैंने हमेशा कहा है कि ये लगातार 15 साल से हम सुनते आ रहे थे कि हाथियों के लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी। अनेक एक्सपर्ट बुलाए गए, लेकिन कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। और नई सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस पर बड़ा विचार विमर्श करने के बाद जो लमरू प्रोजेक्ट लिया है हम लोग, कॉरिडोर, उस पर काम करना शुरू किया है। और हमारे वन मंत्री जो मोहम्मद अकबर जी हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट पे सीरियसली निगाह रखकर पूरी ताकत के साथ इसको ज़मीनी हकीकत पर लाना चाहते हैं, ताकि इस समस्या का स्थायी हल हो। देखिए, यदि किसी को आप अपनी ज़मीन से उजाड़ देते हैं तो उस पर भटकाव आता ही है। तो हाथियों के लिए भी एक जो वन क्षेत्र में उनका कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर के आसपास यदि एक खनन का कार्य ज़्यादा हुआ है तो उसका एक परिणाम हम आज देख रहे हैं कि हाथियों के दल विचरण कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, फसलें नुकसान हो रही हैं, मकान टूट रहे हैं। तो एक तो जो कॉरिडोर है उसके आसपास खनन की कोई परमिशन नहीं होना चाहिए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और लमरू प्रोजेक्ट में एक काफ़ी विशाल क्षेत्र लिया जा रहा है ताकि हाथियों के विचरण के लिए, उनके पानी के लिए, उनके भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। मैं सोचता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो ये जो हाथी वाली और इंसान के बीच का जो संघर्ष है, इस पर विराम लगेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोहम्मद अकबर जी में उस सरकार में विल पावर है, जो कहते हैं हम करके दिखाएंगे। ठीक है, क्या सोचते हैं आप वर्ल्यानी साहब? जिस तरीके से यहाँ वर्ल्यानी साहब ने जो बात की, सुंदरानी जी, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या ये जो लेमरू प्रोजेक्ट है ये स्थायी समाधान की तरफ इस समस्या को ले जा रहा है? क्या ये वक्त के ऊपर पूरा होगा और इसका हल मिलेगा? विपक्ष को लगता है, क्योंकि आपने भी लंबे समय तक अलग अलग योजनाओं के जरिए इस प्रॉब्लम को डील किया है। देखिए पुनीत जी, मैं अभी आदरणीय वर्ल्यानी जी को सुन रहा था और जिस प्रकार से वो बता रहे थे लेमरू कॉरिडोर के मामले में, जी, कहीं न कहीं मैं तो ये महसूस करता हूँ, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये 2 साल की सरकार इनकी हो गई है, लगभग 2 साल होने को जा रहे। 15 साल का रोना ये कब तक रोएंगे? 15 साल की बात करते हैं। कोरबा से चलकर कोरिया, रायगढ़, जगदलपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद जिलों को रौंदते हुए हाथी अब राजधानी तक पहुंच गए। अभी पिछले गरियाबंद जिले की बात करें, यहाँ 45 हाथियों का दल पिछले 3 दिनों से कोरिया में जिस प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है, वन जानवरों की रक्षा करने में भूपेश सरकार विफल रही है, वहीं वन प्राणियों से आम नागरिक की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। कहीं न कहीं अवैध खनन की बात हो या जंगल का क्षेत्र में कटौती की बात हो रही हो, कहीं न कहीं जंगल कट रहे हैं, तो उसके कारण से भी हाथी शहरों की ओर आना शुरू कर दिए। लगातार ये घटना बढ़ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से समस्या तो थी, लेकिन इतनी विकराल रूप नहीं ले चुकी थी जितनी अभी पिछले 2 साल में, पौने 2 साल में ये विकराल स्थिति हम देखने को मिल रही है। लेकिन हर बार ये 15 साल से शुरू करते हैं, मोदी जी से शुरू करते हैं, हर डिबेट, चाहे डिबेट किसी भी मुद्दे पे हो, 15 साल की बात जरूर करेंगे। अरे 15 साल की सत्ता में अगर हमसे कोई त्रुटियां हो गई, तो जनता ने आपको सत्ता सौंपी थी ना, तो आप जवाब दिए। आप 15 साल का रोना कब तक रोएंगे? आप तो आज बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? बनाई उनका प्रतिफल दिखाई नहीं दिया। सुंदरानी जी तो उसमें राजनीति घसीट रहे हैं। मैंने ये आरोप नहीं लगाया, मैंने कहा 15 साल के रमन राज में ये हाथियों की समस्या पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लेके काम किया, लेकिन स्थायी हल उसका नहीं निकल पाया। और
भूपेश बघेल की सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लोगों की राय लेने के बाद ये तय किया कि जिस तरह का आप इंसान के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं, यदि कोई योजना लाते हैं तो हाथियों के लिए भी आपको उनके विचरण के लिए, उनके पानी के लिए, उनके लिए भोजन के लिए स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा यदि उनके हाथियों के एरिया में ही यदि आप खनन का काम करेंगे तो असुरक्षा के डर से इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे। मेरा ये कहना है। तो हमारी सरकार का ये निश्चित मत है कि एक लम्बरू प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बड़ा विशाल क्षेत्र हाथियों की आवाजाही के लिए, उनके विचरण के लिए, उनके भोजन के लिए, लेकिन एक टाइम बाउंड चीज होना चाहिए। बरलानी साहब, आप इस बात से जरूर सहमत होंगे, चिंता अपनी जगह है, मंशा अपनी जगह है, लेकिन एक टाइम बाउंड, क्योंकि हमने पहले की तमाम योजनाओं का हश्र ये भी देखा है कि इस योजना में जितना, एक डेटा ये भी है कि जितना मुआवजा प्रतिवर्ष बांटा जाता है, ईमानदारी से अगर वो परियोजना पर लगाया जाए और टाइम पर पूरा किया जाए तो शायद उतना मुआवजा ना बांटना पड़े और उतना जान माल का नुकसान भी ना। तो हाथियों का उग्र होना, उनका इंसानों के साथ टकराव और उनका इंसानों के साथ में सामना होने पर किसी एक पक्ष का निश्चित तौर पर नुकसान होना, ये आम सी बात हो चली। दायरा क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका क्या हल है, इस पर आज हम बात करें। मिश्रा साहब, एक जो लेमरू प्रोजेक्ट, एक स्थायी समाधान मौजूदा सरकार ने जो एक सोचा है, जिस दिशा में काम शुरू किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय और क्या आपके मुताबिक अभी करना चाहिए ताकि फौरी तौर पर भी और लंबे समय के लिए स्थायी तौर पर भी इसका हल मिले? देखिए, आप देखेंगे कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो लेमरू वन क्षेत्र है और सरकार की लगभग 1995 स्क्वायर किलोमीटर प्रपोज्ड है। अगर ये क्षेत्र लेमरू हाथी रिजर्व बना दिया जाता है तो हाथियों के रहने के लिए एक स्थायी ठिकाना मिल जाएगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिजर्वायर है हस्तो बांगो परियोजना का, तो वो पानी और उसके साथ भोजन और एक बड़ा क्षेत्र जो उसको शेल्टर मुहैया कराएगा। तो इससे फौरी तौर पे ही नहीं कहें बल्कि लॉन्ग टर्म हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत संख्या में हाथियों को यहाँ रख सकेंगे और ये समस्या को काफी हद तक हम मिनिमाइज कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है और इसको जितनी जल्दी हो सके सरकार अगर इस पर काम करती है और इसे लागू करा पाती है तो ये स्वागत योग्य है। एक बात और आप सुन रहे होंगे, पैनल में ये भी चर्चा उठी कि ये जब तक पूरा होगा तब तक होगा, इसके पहले बीच में क्या किया जाए, क्योंकि हम जितना मुआवजा बांटते हैं उसमें योजनाओं को पूरा करने की दिशा में हम बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, हमको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास अगर लेमरू या गुरु घासीदास नेशनल पार्क या अचानकमार टाइगर रिजर्व जैसे बड़े वन क्षेत्र अगर हमारे पास हो जाते हैं तो हम इसमें बहुत अधिक संख्या में हाथियों को रखने की कैरिंग कैपेसिटी रख पाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म हमको ये भी विचार करना पड़ेगा कि उनका प्रॉपर कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके का से आवागमन करते हैं, किस समय करते हैं और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वो क्योंकि आने जाने के समय पर वो बिल्कुल आना जाना ना करके और हाथियों से दूरी बनाए रखें, तभी इस समस्या का समाधान हमको थोड़ा मिल सकेगा। जी बरलानी साहब, इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट हो वो तभी वर्दी होता है, तभी उसकी ज़मीन के ऊपर उतरने पर महत्ता होती है अगर वो वक्त पर पूरा हो। क्या इसके लिए एक टाइम लिमिट सेट नहीं करना चाहिए? एक साफ मंशा के साथ साथ एक ठोस प्लानिंग का टाइम पर एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए? इसके लिए क्या कर रही सरकार? देखिए पुनीत जी, आपके बात बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रोजेक्ट लिया जाता है तो उसको एक समय सीमा में पूरा करना चाहिए, तभी उसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा प्रोजेक्ट की कास्ट दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि लमरू वन क्षेत्र में निजी भूमि बहुत कम, निजी भूमि का बहुत ज़्यादा अधिग्रहण का सवाल नहीं है। और हमने भी ये कहा है कि बहुत कम परिवारों की पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा ये वन क्षेत्र है। और एक बार यदि हाथियों को आशियाना मिल जाएगा, ठिकाना मिल जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि ये समस्या का स्थायी हल जो आएगा। और एक लमरू जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, तो हाथियों के लिए एक जो विचरण का एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए वो होगा। और साथ साथ सरकार की ये योजना भी है कि आसपास के इलाकों में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ताकि उनका भी डिस्टर्बेंस न हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहम्मद अकबर जी जिस ढंग से बार बार वहाँ का मौके का मुआयना कर रहे हैं और सारी जितनी भी उसमें अड़चने उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोगों के गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किए लोगों में कि उनको बड़े उजाड़ दिए जाएंगे, उनसे उन्होंने संवाद करके स्थिति को ठीक किया है। तो हम समय सीमा में इसको पूरा करने में कामयाब होंगे और इस समस्या का स्थायी निदान हमको मिल जाएगा। सुंदरानी साहब, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ पुनीत जी। लेमरू प्रोजेक्ट जो है, लेमरू कॉरिडोर की जहां तक बात है, अंबिकापुर क्षेत्र के कुछ गांव इसमें लगते हैं। टीएस सिंहदेव बाबा ने गांव वालों को बोला कि आप कमेटी के सामने जाके आपत्ति दर्ज कराएं। यहाँ तक टीएस सिंहदेव बाबा ने कहा अगर उसके बाद भी अगर कोई जबरदस्ती की जाती है तो मैं आप लोगों के साथ सरकार के विरोध में खड़ा हूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी जनता के बीच में है। तो मैंने पहले ही कहा पुनीत जी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये लेमरू प्रोजेक्ट की जितनी भी बात कर ले, लेकिन धरातल तो पे नहीं विपक्ष उतार का पाएंगे। इसमें क्या मत है? इस समस्या के समाधान के लिए, टकराव से बचने के लिए ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पुनीत जी, हाथियों को रोकने के लिए जो भी प्रोजेक्ट सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ खड़ी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये अपने पार्टी में तो सहमति बना ले। जब तक लेमरू प्रोजेक्ट तैयार होगा तब तक कैसे नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी, वन्य प्राणियों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। चलिए, अब दोनों पक्षों की बातें जनता के भी सामने हैं, जो समस्याएं हैं। जी हाँ, ठीक है, कर दी, जल्दी टिप्पणी कर दी। टीएस सिंहदेव साहब को भी जो गलतफहमी थी दूर कर दी गई है। ठीक, पुनीत जी, जी वो भी सबने देखा है। वरल्यानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, जिस घटना का जिक्र सुंदरानी साहब ने किया, उसका क्लैरिफिकेशन किस तरह से हुआ, वो भी सबने देखा, खबरों में लगातार दिखाया। मुद्दा ये है कि स्थायी समाधान पर सालों से नहीं आया गया, विभिन्न तरह के छोटे विकल्प अपनाए गए और वो अगर कारगर नहीं है तो इस तरफ आना पड़ेगा, लेकिन टाइम से पूरे हों और टाइम पर ये योजना अगर बन जाती है तो एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट लंबा प्रोजेक्ट होकर कहीं असरहीन ना हो जाए, ये देखना निश्चित तौर पर विभाग की और सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, इस अहम विषय पर आने के लिए। नमस्कार।